Hello everyone, welcome back to my YouTube channel DSSB PGT Political Science. My name is Nikita Mittal and I am currently working as TGT Social Science in Delhi Government School. So इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसका नाम है कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। ये नई बुक का चैप्टर 3 है। हो सकता है कि पुरानी बुक जो है उसका चैप्टर 4 या 5 हो। ओके सो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ में इन कंट्रीज़ का आपस में कंट्रीब्यूशन, कोऑपरेशन और साथ में क्योंकि ये बॉर्डर कंट्रीज़ हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन के बारे में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। साथ ही इनका जो मिलके एक कॉपरेशन है सार्क, तो रीजनल कोऑपरेशन, उसके बारे में भी बात की जाएगी और वर्ल्ड लेवल पर उसका क्या इन्फ्लुएंस है इस बारे में भी इस वीडियो में ये जो चैप्टर है इसमें चर्चा की जाएगी। ये जो चैप्टर है 2 पार्ट का होगा। पहला पार्ट इस वीडियो में कवर होगा, सेकंड पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार साउथ एशियन कंट्रीज को देख लेते हैं कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज मेनली गिनी जाती हैं। मेनली कौन कौन सी कंट्रीज गिने जाते हैं, तो सबसे सेंटर में हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव एंड श्रीलंका। एक बार मैप में देख लेते हैं कि मैप में कौन कौन सी कंट्रीज, ये वाली जो कंट्रीज हैं वो मैप में कहाँ कहाँ लोकेटेड है। अब देखें इंडिया, क्योंकि इन सभी कंट्रीज में एरिया वाइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ सेंटर में जो है वो इंडिया है। उसके बाद वेस्ट में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान है। यहाँ पर देखोगे आप नेपाल। नॉर्थ ईस्ट के साइड जाओगे भूटान और बांग्लादेश। उसके बाद साउथ में देखेंगे तो श्रीलंका और मालदीव्स। अब ये देखेंगे ये सभी कंट्रीज जो हैं वो कल्चरली बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। लैंग्वेज को देखेंगे तो लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन सभी कंट्रीज़ में। हालांकि ये बॉर्डर कंट्रीज़ हैं लेकिन फिर भी कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं आप जोग्राफिकली भी देखोगे तो जोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या यहाँ पे दिया गया है, द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द वास्ट इंडियन साउथ ओशियन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली, जो कि इस एरिया को पूरे को बहुत ज़्यादा नेचुरल डाइवर्सिटी, नेचुरल इंसुलैरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पूरा हिमालयाज हैं, ये पूरा हिमालयाज हैं। ऊपर की साइड में, नॉर्थ की साइड में हिमालयाज हैं। इस साइड पे आप देखोगे तो अरेबियन सी है, इस साइड पर अरेबियन सी। और इधर आप देखोगे ईस्ट की साइड में तो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। और अगर साउथ की साइड में देखोगे तो इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकली भी ये जो एरिया है पूरा रिच एरिया है, डाइवर्सिफाई एरिया है। सो मेनली देखा जाए तो टोटल 7 कंट्रीज हैं। लेकिन वहीं अगर डिस्कशन में बात आती है तो डिस्कशन में, साउथ एशिया के डिस्कशन में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इंक्लूड किया जाता है। अफगानिस्तान एंड म्यांमार ऑफन इंक्लूडेड इन द डिस्कशन ऑफ द रीजन एज अ होल। चाइना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रीजन। चाइना को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता साउथ एशिया में। हमने ज्योग्राफी की बात कर ली थी। अब हम देखेंगे कि इन जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जो 7 कंट्रीज हैं, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके की अपनाई जाती है। क्या वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है, क्या वहाँ पर मोनार्की है, या फिर टोटलिटेरियन स्टेट है, अथॉरिटेरियन स्टेट है। तो हम देखेंगे जब से इंडिया और श्रीलंका दोनों को आज़ादी मिली है, किससे, ब्रिटिशर्स से। यानी कि श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक सिस्टम को अब तक का बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम माना जाता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। तो इस सिस्टम को जो है श्रीलंका और इंडिया ने जब से अपनाया है तब से यहाँ पर ये सिस्टम सक्सेसफुली चल रहा है। वहीं अदर कंट्रीज की बात करें जैसे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दोनों में हालांकि दोनों कंट्रीज ने स्टार्टिंग में ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ही अपनाया, लेकिन वहाँ पर कई बार मिलिट्री कू देखा गया और वहाँ पर जो है मिलिट्री रूल
कई बार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। टिल 2006 नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, लेकिन वही नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में जो है मोनार्की थी, और 2008 में, इन 2008 मोनार्की वॉज अबोलिस्ड एंड नेपाल इमर्ज एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आज के टाइम पर अगर देखोगे नेपाल को, तो नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और 2015 में इसका नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है। हालांकि कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन कई बार फेल हो गया। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो 2015 में। भूटान में क्या है, भूटान में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, भूटान बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन 2008। वहीं अगर मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स की अगर हम बात करें, द अदर आइलैंड नेशन was a sultanate till 1968। द मालदीव्स एंड द अदर आइलैंड नेशन जो है वो सल्तनत थे टिल 1968 व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि इंडिया और श्रीलंका दोनों में क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी डेमोक्रेटिक आ जाता है, कभी मिलिट्री रूल आ जाता है। नेपाल पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, लेकिन अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। भूटान में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। मालदीव्स में देखोगे सल्तनत थी, सल्तनत का रूल था 19 टिल 1968, लेकिन अब वहां पर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, रिपब्लिकन रूल। द पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि सभी जो डेमोक्रेसी है उसको बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम माना जाता है, इसलिए सभी कंट्रीज में मोस्टली जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वहां पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ही अपनाया जाए। रिसेंट सर्वेज ऑफ द attitude of the people in the 5 big countries of the region showed that there is widespread support for democracy in all these countries। तो जो सर्वे है वो बताता है कि मोस्टली जो इसमें जो मोस्टली बड़ी बड़ी जो 5 कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखा गया है, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। अब हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान को एज अ होल देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कब मिलिट्री और कब डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया गया। तो जैसे जब भी पाकिस्तान को आज़ादी मिली, यानी भारत और पाकिस्तान, पहले भारत ही था और भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, तो इंडिया का पूरा क्या है वो डिवाइड हो गया। भारत और पाकिस्तान दो जो है नेशंस बन गए। जब वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया गया स्टार्टिंग में, तो कौन सा सिस्टम अपनाया गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 1956 में बना था, और जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। तो पहला जो मिलिट्री कू आया था, कब आया था, 1958 में, और ये चला कब से कब तक, 1971। और यहाँ पर जो है जनरल अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया था। आफ्टर पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट हिज रूल, जनरल याहिया खान केम टू पावर। तो ये भी क्या है, ये भी जो भी जनरल होंगे ज़्यादातर कौन होंगे, मिलिट्री पर्सनल होंगे, और जो मिलिट्री पर्सनल होंगे मोस्टली, इसका मतलब ये समझो कि वहाँ पर क्या चल रहा है, मिलिट्री रूल चल रहा है। तो पहले जनरल अयूब खान ने टेक ओवर किया, उसके बाद उनको सक्सीड किया किसने, जनरल याहिया खान ने। उसके बाद हम देखेंगे ड्यूरिंग याहियाज मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस्ड द बांग्लादेश क्राइसिस आफ्टर अ वॉर विद इंडिया इन 1971। तो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर होता है, क्यों, क्योंकि बांग्लादेश को फ्री कराना था, इसलिए दोनों कंट्रीज में वॉर छिड़ जाता है। और ये ऐसा कब होता है, जब याहिया का मिलिट्री रूल चल रहा होता है, और ईस्ट पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह उभर के आता है, जिसको बांग्लादेश का नाम दिया जाता है। After this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan from 1971 to 1977। तो जहां पर भी जनरल नहीं लिखा है, इसका मतलब कौन सा रूल स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब रूल स्टार्ट हो गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। तो आप देखोगे यहाँ पर जो पहला मिलिट्री कू आया है 1958 से 1971, और 1971 से 1977 तक क्या चलता है, 1977 तक चलता है डेमोक्रेटिक रूल। और यहाँ पर इलेक्ट होके कौन आते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। ये जो कुछ ईयर्स हैं उनको याद रखना है, ये टाइम पीरियड याद रखना है। भुट्टो वॉज रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक इन 1977। तो भुट्टो को हटा दिया किसने, जनरल जियाउल हक। जनरल मतलब यहाँ पर क्या आ गया, मिलिट्री रूल। तो एक बार देखेंगे फिर से मिलिट्री रूल आ गया, कब से कब तक, 1977 से लेकर 1977 से लेकर यहाँ पर आप देखोगे 1982 तक। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है मेरे से, 1982
1970 So Bhutto was removed by जनरल जिया उल हक इन 1971। जनरल का मतलब क्या है, मिलिट्री रूल यहाँ फिर से स्टैब्लिश हो गया। क्या हो गया, मिलिट्री रूल। तो अब जो रूलर आए कौन आए, जनरल जिया उल हक। कब, 1977 में। और ये रूल चला कब तक, 1988 तक। अब यहाँ पर क्या है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट की मूवमेंट जो है चलने लगे, किसके खिलाफ, जनरल जिया उल हक के खिलाफ। कब से, 1982 के बाद से। और 1988 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो चुन के आती है अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। तो पहले जो है किसकी लीडरशिप, कौन इलेक्ट हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो। और अब जो जब डेमोक्रेटिक रूल आया तो कौन इलेक्ट हुआ, बेनजीर भुट्टो। दिस फेज ऑफ इलेक्टेड डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999। और एक बार फिर से यहाँ पर क्या आ गया, मिलिट्री कू आ गया। और मिलिट्री कू इस बार किसके द्वारा आया, जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा। इन 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। और 2001 में इन्होंने जो है खुद को ही इलेक्ट करा लिया एज अ प्रेसिडेंट। किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। इट हैज बीन रन बाय अ सिविलियन गवर्नमेंट अगेन सिंस 2008। और अब देखोगे आप, तो जब से जो है जनरल परवेज मुशर्रफ हटे, मिलिट्री रूल खत्म हुआ 2008 से, तब से अब तक वहां पर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चली आ रही है। और आज के टाइम पे एट प्रेजेंट अगर हम वहाँ पीएम देखोगे तो कौन है, शहबाज शरीफ, जो 23rd पीएम है ऑफ पाकिस्तान। अब हम देखेंगे, हमने पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम देख लिया। अब एक बार ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्टेबल डेमोक्रेसी, हमने देखा कि कई बार यहाँ पर मिलिट्री कू हो गया, 3 बार मिलिट्री कू हो गया इतने कम पीरियड में। और डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होती जा रही है। तो एक बार देखेंगे कि क्या कारण रहे जो वहाँ पर स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रह पाई। द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लास, क्लर्जी क्लास एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। यानी मिलिट्री यानी कि सेना, क्लर्जी यानी कि जो पादरी होते हैं, जो क्या नाम है, जो मस्जिदों के वो होंगे, मस्जिदों के इमाम वगैरह होंगे। लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होंगी। ये लोग जो क्या है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ये क्योंकि सेना के पास सबसे ज़्यादा क्या है, हथियार होते हैं। तो वो जब चाहे तब क्या कर सकती है, तब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा सकती है अगर वो कहीं ना कहीं कमज़ोर गवर्नमेंट हो। तो ये क्या करते थे, बार बार ओवरथ्रो कर देते, इलेक्टेड गवर्नमेंट को बार बार ओवरथ्रो करके और मिलिट्री रूल को क्या कर देते, वहां पे स्टैब्लिश कर देते थे। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप मोर पावरफुल। अब ये जो सेना है इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इंडिया के साथ। अब वहां पर गवर्नमेंट बार बार आ जाती है कमज़ोर, या जो मिलिट्री के जो जनरल होते हैं या मिलिट्री के जो चीफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। टेररिज्म होने के कारण वहाँ की जो मिलिट्री है वो बहुत पावरफुल है। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है कहीं ना कहीं वो वीक ही पड़ जाती है सेना के सामने। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट for democratic rule in Pakistan has further encouraged the मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। क्योंकि ज़्यादातर जब भी इस्टेब्लिश होता था वहाँ पर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, तो बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस नहीं होता था, इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता वहाँ के लोगों को। इसलिए वहाँ पर जो है मोस्टली जो है डेमोक्रेटिक रूल बार बार पावर में आ जाता था। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव एनकरेज द मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल इन द पास्ट फॉर देयर ओन रीजन। तो कई सारे रीजन रहे इनका, कहीं ना कहीं फायदा भी था यूएस को कि ताकि वहाँ के मिलिट्री रूल से, मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल से, इसलिए वहाँ पर जो है ज़्यादा कंट्रीज ने इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। अब वहाँ पर बार बार देखो, एक तो चीज़ देखी कि हमने वहाँ डेमोक्रेसी टिक नहीं पाती, लेकिन फिर भी बार बार वहाँ पर प्रो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट कहीं ना कहीं आप देखोगे वो चलते ही रहते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ की जो प्रेस है वो रिलेटिवली क्या है, फ्री प्रेस है। और साथ में वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट चलते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग अवेयर भी हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम आना चाहिए, इसलिए वहाँ पर स्ट्रगल चलता ही रहता है। अब हम बात करेंगे किसकी, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। तो एक बार मैप देख लेते हैं कि कहाँ पर बांग्लादेश है और साथ में किस तरीके से बांग्लादेश बना। तो ये जो पाकिस्तान है,
पहले ये जो बांग्लादेश था वो उसको माना जाता था ईस्ट पाकिस्तान और इस वाले को माना जाता था वेस्ट पाकिस्तान। जब इंडिया का डिवीजन हुआ था तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां पर यही लोग क्या करते थे, राज करते थे, पाकिस्तान का ही क्योंकि हिस्सा है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि जो बंगाल है कौन लोगों से बना था, बंगाल में जो है ये जो यहाँ हमारे यहाँ का वेस्ट बंगाल है और साथ में जो असम है, तो असम का कुछ पार्ट और साथ में बंगाल का कुछ पार्ट वो मिलके बन गया था ईस्ट पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है मुस्लिम मेजोरिटी में थे, सिर्फ इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया। लेकिन वहां पर जो कल्चर था मेनली क्या था, बंगाली। तो बंगाली जो कल्चर था वो लोग बंगाली कल्चर को कहीं ना कहीं दबा रहे थे। तो हम देखेंगे कि it was known as East Pakistan from 1947 to 1971. It consisted of the partitioned areas of Bengal और असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, soon after the partition people of this region began protest against the unfair treatment meted out to the Bengali culture and language। तो वहाँ की बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी और अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता था उनके साथ, इसलिए वहाँ के लोग चाहते थे कि उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथ में वो पॉलिटिकल पावर भी कहीं ना कहीं अपने हाथों में चाहते थे। इसलिए वहां पर एक पॉपुलर लीडर थे, कौन, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, तो इन्होंने एक स्ट्रगल चलाया, एक मूवमेंट चलाया और अपनी एक पार्टी फॉर्म की और इलेक्शन में अपनी पार्टी फॉर्म की, कौन सी, द अवामी लीग। इन द 1970 इलेक्शंस इन देन पाकिस्तान द अवामी लीग लेड बाई शेख मुजीबुर रहमान, इसने ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीट्स जीत ली जब वहाँ पर इलेक्शन हुआ। अब ये जीत तो लिए लेकिन बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा क्या है, मारे जाने लगे और इससे वहाँ पर जो बांग्लादेश के लोग थे इंडिया में क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, किसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प देम फाइनेंशियली एंड मिलिट्री ग्राउंड। क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है, इंडिया को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी कि वहाँ से लोग जो है यहाँ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया ने जो है उसको सपोर्ट किया, बांग्लादेश की डिमांड को, और उनको फाइनेंशियली और मिलिट्री हेल्प भी की। दिस रिजल्टेड इन अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इससे क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर छिड़ गया 1971 में। और साथ में जब वॉर हुआ तो पाकिस्तानी फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा ईस्ट पाकिस्तान को, और बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री उभर के सामने आया। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। तो जब बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को भी इंक्लूड किया। लेकिन 1975 में शेख मुजीब गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, अमेंड कर दिया, और पार्लियामेंट से जो है वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लागू कर दिया। वहां पर पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया लेकिन बाद में उसको चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लिया गया। उसने और क्या किया, जितनी भी पार्टी थी उनको अबॉलिश कर दिया, यानी कि उनको खत्म कर दिया, सिर्फ एक पार्टी रह गई वहां पर, द अवामी लीग। शेख मुजीब वॉज एसेसिनेटेड, जब उन्होंने ये सब करना स्टार्ट किया तो वहां पर क्या हुआ, मिलिट्री रूल आया और उनको असेसिनेट कर दिया गया। कब? अगस्त 1975 में। द न्यू मिलिट्री रूलर जिया उर रहमान, तो मिलिट्री कू आया वहां पर, मिलिट्री कू आता है किसके द्वारा, मिलिट्री के द्वारा। जिया उर रहमान जो है वो क्या थे, उसको लीड कर रहे थे कहीं ना कहीं, और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और वहां पर इलेक्शन हुए तो 1975 में ये इलेक्शन जीत जाते हैं। अब इनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है और एक और एंड अनदर मिलिट्री रूलर टुक ओवर फॉलोड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद। और एच.एम. इरशाद जो है वो अब कहीं ना अब क्या है, वो जो है लीडर बन जाते हैं। आफ्टर द पीपल्स प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, फिर से वहां पर क्या, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा है, मिलिट्री रूल चल रहा है। इरशाद वाज फोर्स्ड टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन अ लिमिटेड स्केल। जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है,
अब क्या करते हैं, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है आपको अलाउड है, फिर लेकिन बाद में उनको जो है प्रेसिडेंट भी चुन लिया जाता है फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद मास पब्लिक प्रोटेस्ट चलते हैं इरशाद के खिलाफ, और इरशाद जो है स्टेप डाउन कर देता है 1990 को, और दोबारा से इलेक्शन होते हैं वहाँ पर 1991 में। सिंस 1991 वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सक्सेसफुली चल रही है विद मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश सिंस 1991। तो ये थी बांग्लादेश की स्टोरी। तो हमने पाकिस्तान में भी देखा, तो वहाँ पर भी 3 बार मिलिट्री रूल बहुत लंबे समय के लिए चला, और साथ में यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ बांग्लादेश में भी। अब नेपाल की अगर हम बात करें, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल किस तरीके का किंगडम है, हिंदू किंगडम। नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश हो गई इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ फॉर मेनी ईयर्स। अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट बिगेन इन नेपाल बिटवीन द किंग्स फोर्सेस, प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस एंड द माओइस्ट। वहाँ पर कहीं ना कहीं माओइस्ट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कुछ लोग डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मोनार्की है। और इन तीनों में कहीं ना कहीं किंग्स फोर्सेस, प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस और साथ में माओइस्ट, इन सब में बहुत लंबे समय से जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो किंग ने इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी 1990 में इन द बेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग pro democracy movement. However, democratic government had a short and troubled career. During the 90s, the Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of नेपाल। तो इनकी जो विचारधारा थी कहीं ना कहीं हर जगह फैलने लगी, और 2002 में किंग अबॉलिस्ड द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। तो ये बड़ा कदम था किसका, किंग के द्वारा। इन्होंने पार्लियामेंट को भी ख़त्म कर दिया, साथ में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको भी ख़त्म कर दिया। 2006 में क्या होता है, वहाँ पर बहुत मैसिव कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होता है, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, और वहाँ पर सभी मिलकर जो है, जो भी राजा के अगेंस्ट थे, उन्होंने सब ने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टैब्लिश कर दिया, जिसको नाम दिया गया द 7 पार्टी अलायंस। ये किस किस के द्वारा लीड किया गया, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, जो कि प्रो डेमोक्रेसी जो लोग फॉलो करते थे, उनके द्वारा 7 पार्टी अलायंस बनाया गया। कब बनाया गया, 2006 में। इन 2008 और 2008 में नेपाल जो है, नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और यहाँ से मोनार्की जो है वो खत्म हो जाती है। 2015 में नेपाल अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना लेता है। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में किस तरीके का रूल है, और वहाँ पर डेमोक्रेसी किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई, और साथ में वहाँ किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। द मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन आर एथनिक सिंहलीज हु डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका। जो मेजॉरिटी है श्रीलंका में कौन है, सिंहलीज लोग जो हैं वो वहाँ पर वो मेजॉरिटी में है। 2 वहाँ पर कम्युनिटीज हैं, तमिल्स और सिंहलीज। सिंहली कम्युनिटी पर हॉस्टाइल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल। क्यों, क्योंकि तमिल जो है मोस्टली जो तमिल वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पर पहले तमिल्स ने इंडिया से माइग्रेट करके वहाँ पर जो है तमिल पहुँच गए थे। तमिल स्टार्टेड, अब वहाँ पर माइनॉरिटी में है तो उनकी डिमांड्स जो है वो कम सुनी जाती हैं। ज़्यादातर जो फायदे में रहते हैं वो सिंहलीज कम्युनिटी रहती हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा रहता है, और उन्हीं को सरकारी नौकरी में जो है रिजर्वेशन मिलता है वहाँ, और सारे काम जो है सिंहली लैंग्वेज में ही किए जाते हैं। इसलिए इन दोनों जो कम्युनिटी हैं उनमें क्या चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए वहाँ पर जो तमिल क्या करते हैं, इक्वल राइट्स की डिमांड करते हैं, सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं फॉर तमिल्स ऑफ श्रीलंका। इसलिए उन्होंने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है लिट्टे, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। कब बनाया, 1983 में। हैज़ बीन फाइटिंग अ आर्म्ड स्ट्रगल विद श्रीलंकन आर्मी। तो इन्होंने अपनी एक तरीके की आर्मी यानी कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अपना फॉर्म कर लिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसलिए 1987 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन। क्योंकि श्रीलंका जो तमिल लोग हैं वो मोस्टली कहाँ से माइग्रेट करके गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्टली कहाँ से माइग्रेट करके गए थे, इंडिया से माइग्रेट करके गए थे। इसलिए
जो है कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वहाँ के तमिल्स को सपोर्ट करती है, इसलिए इन्होंने एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जिसको नाम दिया गया, ताकि वहाँ पर पीस को लाया जा सके। लेकिन ये पर्पस पूरा ना हुआ और इन 1989 इसको वापस बुला लिया गया श्रीलंका से, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स को। पीस टॉक्स फिर उसके बाद में एस्टैब्लिश किए गए, जिसमें मध्यस्थता की थी नॉर्वे और आइसलैंड जैसी कंट्रीज ने। फाइनली द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड, और लिट्टे जो है वो खत्म हो गया, वो वैंक्विश्ड हो गया इन 2009 में। ये जो उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस का निर्माण के मिलिटेंट ग्रुप बनाया था लिट्टे, वो खत्म हो गया। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुल कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और ये इसको माना जाता है कि फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया गया है। एक बार देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन भूटान। भूटान में क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। भूटान बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब? 2008 अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग इट इमर्ज एज द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो बाद में यहाँ पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी स्टैब्लिश हो जाती है। सल्तनत एंड डेमोक्रेसी इन मालदीव। अगर हम मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पर सल्तनत चली कब तक? 1968 में, 1968 तक। बाद में इसको रिपब्लिक बना दिया गया विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन 2005 द पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम। 2005 में यहाँ पर क्या आ गया? मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। जो मालदीव की पार्टी थी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इसने क्या किया? डोमिनेट किए वहाँ के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स। डेमोक्रेसी स्टैंडर्ड इन मालदीव आफ्टर 2005 के इलेक्शन के बाद वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो स्टैब्लिश हो गई, सही से मजबूत हो गई। और क्योंकि वहाँ पर व्हेन सम ऑपोजिशन पार्टीज वर लीगलाइज्ड, क्योंकि वहाँ पे पहले सिंगल पार्टी ही डोमिनेट करती थी, लेकिन बाद में और पार्टीज को भी रिकॉग्नाइज किया गया। सो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉपरेशन की भी बात करेंगे, इन कंट्रीज़ के बीच में जो कॉपरेशन है। साथ ही हम सार्क के बारे में, जो कि एक रीजनल ग्रुप है इन सभी कंट्रीज़ का मिला के, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। DEET PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिए। इससे जब पेपर होगा तो आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।